भी रहेगी कि आप भी उसी तरह से काम करेंगे। देखो हिस्ट्री ना बहुत बड़ी है, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि इतनी चीजें नहीं रख पाएंगे, इतनी जो बड़ा सिलेबस है वो कैसे कवर होगा। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको बाकी बच्चों से ज्यादा आगे लेके जाना। जितनी कट ऑफ जा रही है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही हो। अगर पेपर के अंदर मान लो 20 क्वेश्चन आए हैं, हर एक बच्चे को अगर 12 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, मेरा काम सिर्फ उतना है। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने 20 के 20 करवाए थे। मेरा काम इतना है कि मैं अपना काम इस तरह से अच्छे से करूं कि अगर सामने से कोई बंदा हिस्ट्री करके आ रहा है, आपके उससे 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा सही हो। करवाने को मैं ये भी कर सकता हूं कि आपको हर एक चीज वहां पर लिख के दे दूं कि ये भी कर जाओ वो भी कर जाओ, पर मोर और लेस इन द एंड वो आप हर एक चीज नहीं करके जा सकते, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हिस्ट्री के साथ आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना है, तो वो सारी चीजों को देखते हुए मेरे ऊपर भरोसा करते हुए चलना। 2 महीने हैं आपके पास, इस 1 महीने में आपका पूरा हिस्ट्री का कोर्स हो जाएगा। और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि अगर आप सही से काम करोगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। साथ साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, वो आप साथ में लिख सकते हो, बीच बीच में मैं देखता रहूंगा। पर जब मैं कोई मान लो टॉपिक करवा रहा हूं, वो एक बार मैं कवर करूंगा और उसके बाद फिर आपको सारा समझाऊंगा। अगर अभी इनिशियली कोई टाइम डाउट्स है, क्वेरीज है, तो वो आप यहां पर लिख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जिस चीज से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आज का पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा स्लो होगा, पर कल से जो लेक्चर होंगे थोड़े लेंथी होंगे, थोड़े ज्यादा डिस्कशन वाले होंगे। पर ये समझो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। हर रोज जो भी मैं आपके साथ आके टॉपिक को डिस्कस करूंगा, वहां पर सबसे पहले मैं आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और इसको आपको कितने फोकस के साथ करना है। और हर एक टॉपिक में से मैं आपको चीजें स्टार मार्क करवाऊंगा। आज के इस लेक्चर के बाद ये जो सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स का लेक्चर है, तो उसमें हर एक एक्ट के अंदर 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पक्का रट के जाने हैं। क्योंकि समझो कि अगर किसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो वहां पर पक्का से मौजूद होंगे अगर उसमें से क्वेश्चन आया। तो उसी तरह से जहां जहां मैं आपको स्टार मार्क करूंगा, वो उसी के साथ आपने अपने भी पीडीएफ के अंदर उसको स्टार मार्क करना। और जब आप अगली बार रिवाइज करोगे तो सिर्फ उन स्टार मार्क पॉइंट्स को ही रिवाइज करोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। वैसे मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि मान लो आपने एक टॉपिक कर लिया, आज मान लो आपने 1773 का मेरे से रेगुलेटिंग एक्ट किया, उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स कहे कि ये स्टार मार्क करने हैं। वो 5 पॉइंट आप साथ में नोट्स बना के अलग से लिख लीजिए। तो आप देखोगे कि हर एक लेक्चर के बाद, हर एक क्लास के बाद सिर्फ 2 पेजेस के आपके पास नोट्स बनेंगे। अब ये मैं आपको खुद से भी करके दे सकता था, पर उससे आपका पर्पस और नहीं होगा, क्योंकि हर एक बच्चे का जो दायरा है, चीजें समझने की जो क्षमता है वो अलग होती है। उसका जो फाउंडेशन है हर एक बच्चे का अलग होगा। तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां मैं स्टार मार्क करवा रहा हूं वो आप खुद से नोट्स बनाइए। और उसके बाद फिर जब आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री होगी तो लगभग 40 पेज के सिर्फ नोट्स बनेंगे जो आपको मल्टीपल टाइम फिर रिवाइज करने हैं। एक साइड के ऊपर मान लो कोई बच्चा जिसने अपनी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को 1 या 2 बार ही रिवाइज किया, ऑन दी अदर हैंड साइड कोई ऐसा बच्चा जिसने वही चीज को 5 बार रिवाइज किया, तो ये कॉन्फिडेंस का जो फर्क है यही आपको अल्टीमेटली पेपर के अंदर सिलेक्शन लेके आएगा। सच मानो कि नॉलेज से ये जो पूरा पेपर है वो क्लियर नहीं किया जा सकता। अगर ये पेपर क्लियर होगा तो वो होगा कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, नो डाउट जो नॉलेज है वो आपकी फाउंडेशन को सेट करेगा, वो आपका बेस बनाएगा जिसके ऊपर आप अपनी इमारत जो कि है सक्सेस की उसको खड़ा कर सकते हो। पर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो सबसे बड़ी बात है। और कॉन्फिडेंस किसके थ्रू आएगा? वो होगा राइट अप्रोच, स्ट्रेटेजी एंड सबसे मेन बात वो है कॉन्फिडेंस। जब आप ये दोनों चीजें सही से करोगे तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस। और पेपर के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि हम चीजों को बहुत अच्छे से करके गए, बहुत अच्छे से तैयारी की, फिर भी अल्टीमेटली हमारा पेपर नहीं हुआ। उसका एक लौता कारण ये होता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये भी सच है, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, आप 100% कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होंगे। पर हम अपनी बेस्ट तो दे सकते हैं, अपना अच्छा तो करके जा सकते हैं, ताकि हम पेपर में जाके कोई भी
दुविधा में ना रहे, क्योंकि पेपर में जाके जितना पढ़ के जाओगे उससे काफी ज्यादा कम आपको वहां पर जाके रिकॉल होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जितनी ज्यादा प्रिविजन करके जाएंगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा। बीच बीच में डाउट्स लेता रहूंगा, तो वो इनिशियली पहले बता देना, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें थोड़ा बहुत डिले होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं ऑडियो का पूछ लेता हूं। क्या हुआ? ऑडियो इशू, ऑडियो इशू, ऑडियो ऑडियो इशू है। डांस टेक इट पर डिस्टॉर्शन चेंज किया है सेटिंग। वही देखना मैं चल नहीं रहा। क्या एक बार आप दोबारा से रिप्लाई कर सकते हो? कहीं वो रेड लाइन के ऊपर आ रहे हो, क्या एक बार दोबारा से रिप्लाई कर सकते हो? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, डन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि पहला दिन है तो उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं आशा करता हूं ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यही मेन सार है पूरे कोर्स का। देखो, हिस्ट्री करवानी है, हिस्ट्री करवानी बहुत आसान है। क्या चीजें करनी है, क्या छोड़नी है, मेरा काम यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ उठना ही है कि ये कर जाओ, ये छोड़ जाओ। किस तरह से करवाना है बस उसमें थोड़ा बहुत टीचर की एक्सपर्टीज होती है, वो मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। पर अगर आपने ये कोर्स लिया है तो जो जो मैं कहता चलूंगा हिस्ट्री उसी हिसाब से कर जाना। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और एटलीस्ट मैं इतना इंश्योर कर दूंगा कि हिस्ट्री की वजह से आपका पेपर नहीं रुकेगा। हिस्ट्री आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनेगा, ये मैं आपके साथ दावा कर सकता हूं। और मैं काम भी उसी तरीके से करूंगा, क्योंकि मेरे को अपने काम में अच्छा करना है और मैं ज्यादातर डिफीट होना पसंद नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें सुन लो, क्योंकि मेरे को होता है कि बीच बीच में अगर बातें होती रहें तो बच्चे का जो मोमेंटम है वो बना रहता है। जब मैंने अपनी क्लास की शुरुआत की थी बहुत साल पहले, 2016 में मेरी पहली क्लास थी, 7 जनवरी 2016 को, तो उस दिन ये कुछ लाइनें मैं अपने दिमाग में रट के गया था वहां पर, क्योंकि बचपन से मेरे साथ थी। मेरे पिताजी मेरे को सुनाया करते थे। पंजाबी की कविता है, बाद में हिंदी में मैं अनुवाद कर दूंगा। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल पर जाना, ना होना तड़पदा सब कुछ सहन कर जाना, घर तो जाना कम ते कम तो वापस घर आना, सब तो खतरनाक हुंदा है इंसान दे सुपनियां दा मर जाना। मतलब कि जिस इंसान के सपने खत्म हो जाते हैं, उसके सपने मर जाते हैं, फिर उस इंसान के एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं। तो देखो, ये जो अगले 2 महीने होंगे वो बहुत मुश्किल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जो प्रेशर है वो इंक्रीमेंटल होता रहेगा। आपको हर रोज शायद उठ के ये लगेगा कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा, पर यही जो सीन है, यही जो पूरा प्रोसेस है वो मेक और ब्रेक का होता है। ये जो पूरा पेपर है वो नॉलेज का पेपर नहीं है, नॉलेज से बहुत बढ़ के है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पेपर है कि आप किस तरह से चीजों को हैंडल कर पाते हैं। तो चाहे जितना मर्जी प्रेशर आए, हमेशा जो अपना हौसला है, जो अपनी होप है, उसको बरकरार रखना, अपने सपनों को सजाए रखना। तभी आप इस पेपर को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करेगा, आपके टेम्परामेंट को टेस्ट करेगा, आपकी सोच के दायरे को टेस्ट करेगा कि आप कितने बड़ा बंदा बन सकते हो। दुनिया में पैसा कमाना, सक्सेस, ये बहुत छोटी चीजें होती हैं।
बड़ी चीज वो होती है कि आप सोच कितना बड़ा सकते हो, गिर के कितनी बार उठ सकते हो, वही जिंदगी का सार है। जो बाकी सारी चीजें हैं, जो पैमाने हमने बनाए हुए हैं सक्सेस के, कि कोई बंदे का फर्स्ट रैंक आ गया, किसी का 1000 है, कोई बन गया, कोई नहीं बना, कोई फेलियर है, ये पैमाने नहीं होते जीवन के। तो प्लीज इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो फिर से आखिरी लाइन रिपीट कर रहा हूं कि सब तो खतरनाक हुंदा है इंसान दे सुपने आदा मर जाना, कि जब किसी इंसान के सपने खत्म होंगे, उससे बुरा चीज किसी भी इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपका जो आईएएस का सपना है, दोबारा से दरख्वास्त कर रहा हूं, उसके लिए अच्छे से तैयारी करना। बहुत बड़ा सपना अगर देखा है तो उसके लिए जो मेहनत है वो भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा सपना देख के मेहनत आप बहुत कम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 300-400 बच्चे जितने भी स्पोर्ट्स में होंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उसमें से 90% बच्चे ये नहीं कह सकते कि हम अपना 100% दे रहे हैं। तो अपना 100% दीजिए, ताकि कल को मलाल ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया और मैं फेल हो गया। 100% दे के अगर आप फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। इन द एंड कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सक्सेसफुल है, फेलियर है, आपने जो आपका धर्म था, आप मेहनत करना, अगर वो कर रहे हैं तो एकदम ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नहीं, स्पेक्ट्रम वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं बस उसी के साथ कंटिन्यू करते रहना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। यहां पर पहले मैं कहानी बता देता हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर 1935 तक क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। यहां से हर साल मोस्ट प्रोबेबली आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, तो वो इतना टाइप चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो हर एक एक्ट के पहले मैं उसकी स्टोरी सुना दूंगा कि क्यों वो एक्ट आया, उसमें क्या क्या कारण थे, किस वजह से उसमें कुछ खास प्रोविजंस डाली गई। पर इन द एंड जब मैं चीजें स्टार मार्क करवाऊंगा तो रेगुलेटिंग एक्ट लिखते हुए साथ में उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर लेना। और हर एक लेक्चर के बाद उन सारे नोट्स को, उन सारे पॉइंट्स को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। नो डाउट ये मैं सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, पर यहां से आप नहीं पढ़ोगे, आप अपने नोट्स बना के फिर उससे पढ़ोगे। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो अगर मैंने आपको 300 पेज के नोट्स भी दे दिए, उसको आप नहीं रिवाइज करोगे, आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, यही आपको आगे लेके जाएंगे। तो आपको पता होगा कि अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें 1757 के टाइम, और बैटल ऑफ बक्सर की बात करें जो कि होगा 1764 में। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था कि बंगाल के अंदर जो दीवानी राइट्स हैं वो किसके पास आ गए थे, वो आ चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा स्टेज के ऊपर बढ़ चुकी थी। अब ये जो करप्शन की जो न्यूज है वो कहां पर पहुंचेगी, वो पहुंचेगी इंग्लैंड की, ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर। तो वहां के जो एमपीज बैठे हैं उनको लगेगा कि जिन बंदों को हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एज एन ऑफिशियल्स बना के बैठे भेजा था, वो हमारे से ज्यादा पैसे कमाते जा रहे हैं और हम यहां पर बैठे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा कारण था कि क्यों 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात क्या थी कि करप्शन तो एक लेवल के ऊपर, बहुत हायर लेवल के ऊपर हो रही है, पैसे का जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, पर कंपनी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर बैंकरप्ट होती जा रही है।
अब ये बैंकरप्सी को रोकने के लिए भी ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आएगा। और इसी वजह से आप देखोगे कि इन सारे एक्ट्स के अंदर, पहले एक्ट के अंदर जो ज्यादातर जो चीजें हैं वो करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई हैं। बैकग्राउंड एक बार पढ़ देता हूं, जहां जहां सिर्फ स्टार मार्क करूंगा उसी पॉइंट को आपको रखना है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। बाय दिस टाइम कंपनी हैड ऑलरेडी एक्वायर political power yielding territories। यहां पर हम बात कर रहे हैं बंगाल की, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1764। एंड इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुके हैं, तो ब्रिटिश सरकार को लगने लग गया दैट कंपनी कुड नो लॉन्गर बी अलाउड टू रिमेन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द स्टेट। और इसी से फिर प्रोसेस शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट्स का। आप देखोगे कि जो सबसे पहले एक्ट आए वो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1813 में सबसे पहली बार कौन सा आएगा, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833। फिर उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे पहली बार कब आएगा, 1858 के अंदर। तो देखो यहां पर किस तरह से वेरिएशन आ रहा है कि सबसे पहले जब हमने कंपनी के ऊपर शिकंजा कसना है, कंपनी को रेगुलेट करना है, तो उस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट है। विद द टाइम आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंडियंस का प्रेशर ब्रिटेन की सरकार के ऊपर बढ़ता जाएगा कि हमारे को आपको हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना है, आप हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो चार्टर एक्ट्स के अंदर आप देखोगे कि इंडिया के लिए, इंडिया एज अ टेरिटरी के लिए यहां पर एजुकेशन के प्रोविजंस आ जाएंगे, किस तरह से हम रिफॉर्म कर सकते हैं देश को, वो सारी चीजें आएंगी चार्टर एक्ट के अंदर। साथ में कंपनी की भी बात होगी। फिर अल्टीमेटली जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडिया को एज अ कॉलोनी की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आज से जो इंडिया है वो ब्रिटेन की सरकार की कॉलोनी है। उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। उसके बाद आप देखोगे काउंसिल्स एक्ट आएंगे। काउंसिल एक्ट का मतलब है कि जो इंडियंस बैठे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है इंडिया के अंदर, मान लो कोई मद्रास का काउंसिल है, बंगाल का काउंसिल है, या फिर सेंट्रल काउंसिल्स की बात करें, वहां पर किस तरह से काम होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से बनेंगे, तो उसी वजह से काउंसिल एक्ट आते हैं इसके बाद। फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस है कि किस हिसाब से ये सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, एक्ट्स हैं, ये एक के बाद एक चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल डोमेन है, वो चेंज होता जा रहा है। इस वजह से यहां पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। ये सारी उसकी सीक्वेंस है। सबसे पहले 1773 का बैकग्राउंड कौन सा है, बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर इन द ईयर 1757 एंड 1764। सो फैक्टर्स लीडिंग टू दैट, द ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जहां पर मैंने आपको बताया कि दीवानी और जो फौजदारी राइट्स है जो उसके बाद 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी, उस वजह से जो करप्शन आया, विच लीड टू द रैम्पेंट करप्शन एंड फेटल डिवोर्स ऑफ पावर फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल। जब हम बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी करेंगे तो वहां पर अगर किसी बच्चे को नहीं अंदाजा तो वहां पर मैं कवर करवा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि कोई बैटल हुआ था। द अब्यूज ऑफ प्राइवेट ट्रेड, अब ये समझो प्राइवेट ट्रेड का क्या मतलब है कि जो फरमान है या फिर जो राइट्स हैं ट्रेड करने के, वो किसको दिए गए हैं, वो दिए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल्स लगे हुए हैं वो इन राइट्स का मिसयूज करेंगे अपना प्राइवेट ट्रेड करने के लिए, और जितने भी टैक्सेस हैं वो नहीं दिया करेंगे, कि वो ये कहेंगे कि हम कंपनी के बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं, पर कंपनी को टैक्सेस से माफी थी। कंपनी को कहा गया था कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर ये जो प्राइवेट ट्रेड का मिसयूज है फिर आम बंदों ने भी किया। इसी वजह से ज्यादा हमारे को करप्शन देखने को मिलती है। क्लाइव जो कि उस टाइम के ऊपर गवर्नर जनरल है, हिमसेल्फ रिटर्न टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 34 विद वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया यील्डिंग 40,000 पाउंड्स अ ईयर। ये सिर्फ कंटेंट है, आपको चीजों का फ्लो बनाने के लिए, समझाने के लिए। उसी वजह से कह रहा हूं कि अभी तक जैसे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको रटना है। जहां जहां स्टार मार्क करवाऊंगा बस वो याद रख लेना, उसी से आपका काम होगा। ये सारी कहानी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट इंटरवेंशन, अगर सबसे पहले इंटरवेंशन की बात करें, यहां से कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ दैट वाज दिस द फर्स्ट टाइम कि ब्रिटेन की सरकार ने
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो उसका आंसर होगा नहीं। ये पॉइंट याद रखना, दैट द फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनीज अफेयर वाज इन द ईयर 1767। इसको नोट डाउन कर लो कि पहली बार कब ब्रिटेन की इंटरवेंशन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, विच मेनली टुक द फॉर्म ऑफ अ डिमांड फॉर शेयर ऑफ बंगाल स्प्लेंडर, कि बंगाल में से आप जितना पैसा लूट रहे हो 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद, टू द ट्यून ऑफ ₹4 लाख पाउंड a ईयर, कि आपको हर साल हमें 4 लाख रुपए देने हैं क्योंकि आप इतना ज्यादा पैसा बंगाल के अंदर से निकाल रहे हो। सिर्फ इतना, ये सिर्फ ईयर याद रख लो कि 1767 के टाइम के अंदर हमारी पहली इंटरवेंशन हुई है ब्रिटेन सरकार की। 1773 पहला ऐसी चीज नहीं है। हाँ, तो उसके अलावा जो ब्रिटेन की सरकार यहाँ के लोगों को क्या कहा करती थी, सो दे कॉल्ड देम नबूब्स। इट सिंबलाइज्ड द करप्ट फॉर्म ऑफ नवाब एंड वर यूज्ड फॉर द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, कि यहाँ के जो लोग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते जा रहे हैं वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, उनको कहा जाता है। पर यहां से आपको कुछ भी याद नहीं रखना। एंड देन द फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने अभी आपको बताया था कि करप्शन क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, इसी वजह से जो कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस के हालत में आ जाएगी, और फिर वो ब्रिटेन की सरकार को कहेगी कि हमारे को कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए, हमारे को आपकी मदद चाहिए। इसी वजह से पहली बार यहां पर लोन भी दिया जाएगा। सो अब ये जो एक्ट आएगा 1773 का, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बेस्ड अपॉन द कमिटीज रिपोर्ट, लॉर्ड नॉर्थ presented his famous bill in 1773 which came to be known as regulating act. So Lord North कमेटी बनी थी एक, जो कि आपको नोट डाउन करनी है, जिसके हिसाब से ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। एंड उसी के साथ एक और एक्ट को पास किया गया था जिसके हिसाब से कंपनी को लोन दिया गया था 1,40,000 पाउंड का। आपको ये कुछ नहीं याद रखना कि कितने पैसे थे, कितना इंटरेस्ट था, बस इतना याद रखना है कि इस एक्ट के साथ एक लोन भी दिया गया था कंपनी को। क्यों? उसकी फाइनेंशियल हालत को सुधारने के लिए, सिर्फ इतना। सो नाउ द मेन प्रोविजंस। अब सबसे पहले समझो कि हमने कंपनी में सुधार क्या करना है, कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब करप्शन का मूल कारण क्या है, कि एक तो करप्शन इंग्लैंड में से हो रही है और एक करप्शन होगी इंडिया में से। सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि यहां पर करप्शन को किस तरह से सुधारा जाएगा, तो अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 2 बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। आपको एक बार के लिए ये सिर्फ सुनना, नोट डाउन कुछ नहीं करना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये वो बंदे थे जिनके पास 100 पाउंड्स के आसपास की कंपनी की शेयर होल्डिंग है, और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स वो है जिनके पास 500 पाउंड्स तक की कंपनी की शेयर होल्डिंग है। इस हिसाब से कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया गया था। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनके पास एक पावर थी कि कंपनी में अगर किसी बंदे को ऑफिशियल की तरह लगवाना है, किसी अफसर की तरह लगवाना है, तो ये रेकमेंड किया करते थे। और अब क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता था कि अगर कोई भी बंदा कंपनी का एज ऑफिशियल लग जाएगा, इंडिया में जाएगा, तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एज अ इंडिया सोने की चिड़िया मानी जाती थी। तो यहां पर लोग बहुत ज्यादा करप्शन करने लग गए थे, पैसे लेके लोगों को एज ऑफिशियल लगवाने लग गए थे, अपना जो शेयर है वो मांगने लग गए थे कि अगर जैसे आज के टाइम में भी होता है कि अगर किसी पोस्ट के ऊपर किसी को बिठवाना है तो मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, उस हिसाब से करप्शन थी। तो सबसे पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर उन्होंने क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस हिसाब से वहां पर बंदे चुने जाएंगे, इसके जो पूरे प्रोसेस को काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया, ताकि लोगों को जो करप्शन है उसके ऊपर उन्होंने शिकंजा कसने की कोशिश की। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि क्या है। सॉरी। सो द रेगुलेटिंग एक्ट रेज द इशू ऑफ रेजिंग द क्वालिफिकेशन फॉर बोथ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बस इतना ध्यान में रख लेना, ये जो अभी मैंने सारा आपको समझाया है इस एक पॉइंट के लिए। दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द COD फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पर जो बेसिक पॉइंट है, अगर आपने पूरी ये कहानी समझ ली तो आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा कि करप्शन को रोकने के लिए जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसको, प्रोसेस को बदलने की कोशिश की गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसमें चेंजेस किए गए। बस इतना।
जस्ट अ सेकेंड, मैं डाउट्स देख लूं। एक बार के लिए देखो, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी है और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर है। आप सबको चीज समझ में आ रही है? एक बार बस रिव्यू दे दो, क्योंकि पहली क्लास है तो इंटरेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि सामने कोई बच्चे नहीं बैठे, तो वो थोड़ा ऑफ लगता है कि मेरे को पता नहीं लगता कि कितनी चीज आप तक पहुंच रही है, किस हिसाब से आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर एक बार वो बता दोगे तो मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा कि हाँ चीज सही से चल रही है। यहां पर हमने जो पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो मैंने आपको बता दिया। देन इंडिया के अंदर हमने पहले इंग्लैंड के अंदर बात कर ली कि इंग्लैंड के अंदर वो किस तरह से करप्शन को रोकेंगे। अब वो इंडिया के अंदर किस तरह से काम को सही करेंगे वो समझो। अब देखो, मेन जो मुद्दा है वो क्या था कि 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, उसके बाद बंगाल के अंदर जो करप्शन का जो परचम है वो बहुत ज्यादा लहराने लग गया है। तो सबसे पहले बार उन्होंने क्या किया कि यहां पर अच्छे से मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यहां पर गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 इंपॉर्टेंट उनकी प्रिंसिपैलिटीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। क्योंकि जो मेन गढ़ है पूरी करप्शन का और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से बहुत ज्यादा पैसा आएगा वो है बंगाल का एरिया। इसी वजह से यहाँ के गवर्नर को उसकी उपाधि को बड़ा करते हुए गवर्नर जनरल की उपाधि बना दी गई। और यहाँ के दोनों जो गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, उसको इनका सबॉर्डिनेट कर दिया गया। सो दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इंट्रोड्यूस द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एज सबॉर्डिनेट टू दिस गवर्नर, ताकि एक स्ट्रीमलाइन बन सके, एक हायरार्की बन सके कि किस तरह से इंडिया में काम होगा। पहले जो काम था वो काफी अनऑफिशियल था, अनस्ट्रक्चर्ड था, तो इसी वजह से एक तरह से यहां पर स्ट्रक्चर लाने की कोशिश की गई। सो टू चेक द रैम्पेंट करप्शन इन बंगाल, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ द बंगाल दैट वुड कंप्रोमाइज ऑफ अ गवर्नर जनरल, एंड इस गवर्नर जनरल को आगे हेल्प करने के लिए उसकी होगी एक काउंसिल, जिसमें आएंगे हमारे पास उसके 4 हेल्पर्स या फिर 4 काउंसलर्स या फिर 4 बंदे, 4 काउंसलर्स। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल वॉज बाइंडिंग ऑन हिम, कि ये जो काउंसिल जो भी कहेगी कि उसका जो डिसीजन आएगा वो गवर्नर जनरल के ऊपर बाइंडिंग होगा। बट इन केस मान लो यहां पर 4 बंदे हैं, 2-2 से किसी भी मुद्दे के ऊपर टाई हो जाए तो गवर्नर जनरल की यहां पर जो वोट है वो हो जाएगी वीटो वोट, की जिस साइड के ऊपर वो जाएगा वही डिसीजन ले लिया जाएगा। ये वहां पर फाइनल जो वर्डिक्ट है वो हमारे को देखने को मिलता है। एंड यहां पर जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, बस इतना। तो यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पॉइंट आ गया, 4 उसके पास काउंसलर्स हैं और जो पहला हमारे पास गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। सो अब क्योंकि करप्शन की बात हो रही थी तो इस एक्ट ने कहा कि अगर हम ऑफिशियल्स की जो सैलरी है वही बहुत इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि शायद जो लोग हैं वो करप्शन करने से हट जाएं। पर आपने देखा होगा कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसको उतनी ही ज्यादा लालच होगा पैसा और कमाने का। तो ये ऑल्दो ये जो पॉइंट है वो यूटिलिटेरियन इन द सेंस है कि अगर हम हर एक को देंगे तो शायद जो बाकी बंदे हैं वो हट जाएं, पर जो इंसान है वो लालची होता है, वो भूखा होता है पैसे का, तो इसने काम नहीं किया। पर फिर भी इस एक्ट ने एक प्रोविजन डाला था दैट दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ पेमेंट ऑफ लिबरल सैलरीज एंड प्रोहिबिटेड इमोरल एक्टिविटीज। ये बेसिक पॉइंट है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लिखनी है। उसके अलावा मान लो अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेगुलेटेड कंपनी बनती जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मान लो कल को कोई मुद्दा हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो इसके खिलाफ कहां पर जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे या फिर कहां पर जाके केस करेंगे। अब हर एक बंदा उठ के तो लंदन नहीं जा सकता क्योंकि ये जो कंपनी है वो लंदन से चल रही है। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि कोई ऐसा कोर्ट हो जहां पर जाके केस हो सके अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी जगह के ऊपर केस करना है तो उसके लिए एक अथॉरिटी चाहिए थी। और इसी वजह से फिर आपको 1773 के एक्ट के अंदर एक सुप्रीम अथॉरिटी देखने को मिलेगी बाय द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंस देयर वाज नो सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया सो बंगाल प्रेसिडेंसी वाज मेड सुप्रीम। ये मैं आपको पहले ही आपको बता चुका हूं। एंड पहले वो पॉइंट कर लेते हैं।
हाँ, so another effect was there was no independent judicial body to keep check over the executive and इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा देखने को मिलता है। अब इस कोर्ट के अंदर कुछ जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा। सो इट कंप्राइज्ड ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 3 प्रिजाइडिंग जजेस। प्रिजाइडिंग का मतलब होता है कोई बड़ा जज। एक चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ साथ 3 बड़े जज होंगे। और यहां पर ये जो नाम है वो आपको एक बार अपने नोट्स के अंदर लिखना है, सर एल्जा इन्फे, की दैट ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। एंड मान लो सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा ने कोई वर्डिक्ट सुनाया। अब मान लो कोई भी इंसान, कोई भी XYZ है, वो इस वर्डिक्ट से खुश नहीं है, तो वो इस वर्डिक्ट को चैलेंज कहां पर जाके करेगा, तो वो जाएगा अब इंग्लैंड के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अपील अगेंस्ट द कोर्ट डिसीजन कुड बी मेड टू द किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड। सिर्फ इतना याद रख लेना। तो यहां से जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कि सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बना दिया गया है, एक चीफ जस्टिस है और उसके साथ 3 अलग से जज हैं। नंबर याद रखने की फिर भी जरूरत नहीं है, आपको सारा बता दिया कि क्यों ये बना था। और अगर कल को किसको इसी वर्डिक्ट के खिलाफ, जो इसने वर्डिक्ट सुनाया इसके खिलाफ भी अगर केस करना हो, तो फिर वो इंग्लैंड की तरफ जाएगा। तो यहां पर देयरफॉर द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एक फाउंडेशन रख दी गई है इंडिया में, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं था। तो ये इसके साथ हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट वो हैं प्रोविजंस 1773 के एक्ट को लेके वो पूरी होगी। अब यहां पर समझो कि सारी हमने प्रोविजंस तो कवर कर ली। अब इन प्रोविजंस में कुछ लिमिटेशंस दिखेंगी, कुछ खामियां दिखेंगी। सबसे पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल है और उसके साथ जो उसकी काउंसिल है जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, तो उसमें एक दिक्कत क्या आई कि इसमें ऑल्दो उन्होंने ये सोचा था कि अगर 2-2 बंदे अपना डिसाइड कर लेंगे तो गवर्नर जनरल के पास एक तरह से वीटो पावर होगी। पर इन 4 में से जो 3 बंदे हैं वो थे दोस्त, देवर फ्रेंड्स, और वो हमेशा एक ही साइड के ऊपर हो जाया करते थे और गवर्नर जनरल को अपनी पावर को एक्सरसाइज करने को नहीं मिलता था, क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल का जो डिसीजन है इट वाज बाइंडिंग ऑन हिम कि अगर 3:1 से वर्डिक्ट आएगा तो गवर्नर जनरल को हमेशा मानना ही पड़ेगा। इसी वजह से आप देखोगे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए यहां से अब जब हम अगला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 करेंगे, यहां से एक बंदे को कम किया जाएगा और यहां पर 3 बंदे लाए जाएंगे ताकि गवर्नर जनरल के पास इफेक्टिवली कोई पावर आ जाए। 1773 के एक्ट के अंदर उन्होंने देखा कि ये 4 बंदे ही डिसीजन ले लिया करते थे, 4 में से जो 3 बंदे थे वो ज्यादातर दोस्त होते थे। इस वजह से ये जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो गया। उसके अलावा एक बड़ी लिमिट कि आपने ये तो बता दिया कि किस हिसाब से हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा, कि किस हिसाब से हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे ऊपर बैठा है, नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे है। पर उससे खामी क्या है कि आपने ये डिफाइन नहीं किया कि किस हद तक जो गवर्नर्स की पावर आपने नहीं बताई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास क्या पावर है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के पास क्या क्या पावर है। तो एक तरह से कंफ्लिक्ट होने लग गए थे एंड विद द टाइम फिर यही देखा गया इन कंफ्लिक्ट्स की वजह से जो आने वाले टाइम्स में जो पावर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें करप्शन आ गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर आप देखेंगे कि इसी चीज को दूर करने की कोशिश की जाएगी और इस सारी लिमिटेशंस को 1773 की लिमिटेशंस को 1784 में दूर किया जाएगा। तो ये पूरा फ्लो है, ये पूरी कॉन्टिन्यूटी है कि क्यों एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट आया, किस हिसाब से पूरा प्रोसेस जो है इवॉल्व हुआ। तो यहां पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कर लिया। आपने सबने पहले भी ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किया होगा, पर उसमें क्या चेंजेस है, क्यों वो आए, वो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो 4-5 इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स हैं सिर्फ आपको वही रटना है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अब अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, फिर मैं अगले जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 उसके साथ कंटिन्यू करूंगा। तो देखो जो आज का पहला लेक्चर है वो थोड़ा स्लो हो सकता है कि 1-2 बच्चों का कमेंट है कि थोड़ा जल्दी करिए। पहला लेक्चर है तो उस वजह से थोड़ा स्लो है, पर विद द टाइम मैं जो पेस है इंक्रीज कर लूंगा, उसकी टेंशन ना लो। मैं आपको हर एक चीज करवा के जाऊंगा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है।
तो आप उसकी टेंशन ना लो। तो यहां पर हमने जो पहला पूरा एक्ट है 1773 का वो कवर कर लिया। तो अब आइए 1784 के एक्ट को देखते हैं। नोट्स पक्का से बना लेना, ये ना हो कि मैं पूरा लेक्चर लेके चले जाऊं, आप अगले दिन उसी तरह से आ जाओ बिना नोट्स के साथ। हर एक लेक्चर के उसके बाद आपको 1 घंटा लगा के अपने नोट्स बनाने हैं। हर एक टॉपिक में से सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर जाओगे तभी आपका फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां पर आके जितनी मर्जी अच्छे से करवा दूं, अगर वही चीज भी करवा दूं जो पेपर में पूछा जाएगा फिर भी नहीं आएगा। तो नाउ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब यहां पर आप देखोगे कि जो जो खामियां थी 1773 के एक्ट के अंदर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये पूरा कारण है। सो दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम पिट विच लेटर केम टू बी नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। ये बेसिक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बेसिक कंटेंट है। And this, its aim was to remove the weakness of the Regulating Act of 1773 and bring companies administration in India under the supreme control of the British Parliament. कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ जेनरिक कंटेंट है, एक बार के लिए आपको सुनना है। पर यहां पर आपको यह समझना है कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन की सरकार के अंदर इंडिया के मुद्दे के ऊपर एक बिल पास हुआ हो और वो बिल पास होने से रह जाए, मतलब कि जो सरकार है उसके पास इतनी मेजॉरिटी ना हो जिसकी वजह से पूरी की पूरी सरकार को ही गिरने की नौबत आ जाए। अगर कल को आ जाए कि बहुत वियर्ड क्वेश्चन, अगर इस तरह का कोई पॉइंट वहां पर लिखा हो तो ये समझना कि ऐसा एक बार हुआ था। A similar bill was introduced by Fox North Coalition, but the bill was defeated and the ministry had to resign. तो कल को आ जाए कि क्या कभी ऐसा कोई मुद्दा हुआ है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर कि इंडिया की वजह से, इंडिया के किसी बिल की वजह से वहां पर मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़े? तो वो उसका आंसर होगा यस, हाँ। यहां पर आपको नाम वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है दैट अ बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज डिफीटेड एंड द मिनिस्ट्री हैड टू रिजाइन। This was the first and the last time that a British ministry was wrecked on an Indian issue. काफी बच्चों का डाउट है कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या स्पेक्ट्रम पढ़ना है या दूसरे सोर्सेज। हर एक चीज को मैंने कंपाइल कर दिया है, जो उन सोर्सेज में इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी यहां पर आपको मिल जाएगी, और उसमें से क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप भरोसा करके चलेंगे तो आप पक्का पास होंगे, आप उसकी टेंशन ना लो, सिर्फ इसको अच्छे से कर जाना हर एक चीज को। सो मेन प्रोविजंस, सबसे पहले तो इट अलाउड द कोड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये समझो कि 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो क्वालिफिकेशन है उसको इंक्रीज किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नाखुश हो गए थे कि हमारे को जो पैसे हैं वही बनने बंद हो गए, कि जो हम पैसा लिया करते थे सारे लोगों से कि हम आपको लगवा देंगे, तो उसकी वजह से हमारे में कमी आ गई। तो यहां पर एक और तरीका निकाला गया कि जितने भी कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स हैं उसका जो पूरे का पूरा दारोमदार है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। और क्योंकि 1784 तक जो जंगें हैं वो होनी शुरू हो गई थी, बैटल ऑफ, अगर हम क्या एंग्लो मराठा वॉर्स की बात करें, एंग्लो मैसूर वॉर्स की बात करें, तो उसका प्रोसेस शुरू हो गया था। तो कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर की तरह भी इमर्ज हो गई। तो कमर्शियल पावर्स को अलग किया गया और पॉलिटिकल पावर्स को अलग किया गया, उन दोनों की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अलग से इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो कमर्शियल अफेयर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारा जो दारोमदार है वो आ गया, पर अगर हम पॉलिटिकल पावर की बात करें उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब हमारे पास 3 बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इसका रेफरेंस आप सिर्फ एक बार सुनते हो जब हमने 1773 का एक्ट किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वो अब एज अ कमर्शियल पावर की एंटिटी बन जाएगी 1784 के साथ, और पॉलिटिकल पावर्स के लिए हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। ये आपको रटना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आएगा, 1784 के पास, क्योंकि अब बहुत सारे बैटल्स होने लग जाएंगे। इस हिसाब से याद रखना कि एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है वगैरह वगैरह। सो इन दिस वे अ फॉर्म ऑफ डबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल पावर्स है वो अलग कर दिए गए और जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो अलग कर दिए गए, वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द एम वॉज टू अलाउ द कंपनी टू रूल एंड द बोर्ड टू कंट्रोल। बस इतना, सिर्फ एक पॉइंट यहां से याद रखना। सो द एक्ट thus placed the civil and military government of the company in due subordination to the government in England and this will continue until 1858। पर ये बेसिक पॉइंट है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ
चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज गवर्नेंस इन इंडिया, वही जो मुद्दा था कि 3 बंदे एक साइड के ऊपर हो जाएंगे तो उस वजह से पावर एक्सरसाइज करने का जो मौका है नहीं मिलेगा गवर्नर जनरल को। तो अब जो काउंसिल के अंदर पहले 4 बंदे बिठाए गए थे, अब उसमें से एक को कम करके 3 बंदे कर दिए जाएंगे। वो मैंने आपको सारी कहानी सुना दी। सो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल वॉज रिड्यूस टू 3। जहां जहां स्टार मार्क करूंगा वो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। द पावर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास है वो कितने हद तक सबऑर्डिनेट हैं, क्या क्या पावर्स उनके पास से ले ली गई हैं जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास है। इस हर एक चीज को अब डिफाइन किया जाएगा ताकि सबऑर्डिनेशन की जो डेविएशन है उसको अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया जा सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, ऑल्दो इसमें से पॉइंट नहीं आएगा। So the power of Governor General in Council over subordinate presidencies like Bombay and Madras was extended to include all matters of war, diplomatic relations and revenue। कि ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ही चलेगी, पर ये आपको याद नहीं रखना। सिर्फ अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो आपका वहां पर अगर ऐसा कोई पॉइंट आया तो हो जाएगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल वर मेड सबॉर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर ये शुरू से ही चल रहा था। एंड दे वर फॉरबिडेड टू डिक्लेयर वॉर विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखोगे कि जब पहला एंग्लो मराठा वॉर होगा, इस एंग्लो मराठा वॉर के अंदर क्या मुद्दा है कि जब रघुनाथ राव गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास, उसके पास जाके संधि कर लेगा, उसके पास जाके ट्रीटी करेगा और उसको कहेगा कि अगर आप मेरी सहायता करोगे पेशवा बनने के लिए तो मैं आपको सो एंड सो टेरिटरीज दे दूंगा, आपको करप्शन के थ्रू आपको खुश कर दूंगा। तो ये बात जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक पहुंचेगी तो वो कहेगा कि हमने तो इसकी कोई अनुमति ही नहीं दी थी। अगर आपने एंग्लो मराठा वॉर्स पहले किए हैं तो आपने इसके बारे में पक्का पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं किए तो जब हम एंग्लो मराठा वॉर करेंगे तो वो होगा। वो जो पॉइंट है कि वहां पर जब वो मना कर देते हैं कि ये जो संधि हुई है बिटवीन द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड बिटवीन रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता है, इसको हम नल एंड वॉइड मानते हैं क्योंकि हमारे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने भी जो वॉर है वो डिक्लेयर करना है तो उसकी जो पावर है वो किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। कोई भी गवर्नर खुद से वॉर को डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो वो जो सारे स्टोरी है वो उसकी जो जड़ है उसकी पावर कहां से निकल रही है, इस 1784 के पॉइंट के अंदर से। तो अब से मैं आशा करता हूं आपको ध्यान में रहेगा। देखो हर एक जो पॉइंट है ना उसके करस्पॉन्डिंग मैं आपको एक कहानी सुनाया करूंगा कि ये पॉइंट को याद रखने का क्या तरीका है। अगर आप इस तरह से अपना दिमाग लगाएंगे, इस तरह से दिमाग में सोचेंगे तो बहुत आसानी से चीजों को याद कर लेंगे, रट लेंगे। क्योंकि अगर आपने ये देखा होगा कि कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी याद आ जाएंगी जिनके साथ कोई ना कोई स्टोरी रिलेटेड है, जिनके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको याद रखने में सहायता करेगी। इसी वजह से ज्यादातर बच्चों को जो हिस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा मुद्दा आता है कि उनको लगता है कि इतनी बड़ी चीजें किस तरह से याद रखें। अब इतने सारे प्रोविजन है, जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो हर एक प्रोविजन आपके ऊपर हैवी होता जाएगा। पर जो साथ में मैं स्टोरी सुना रहा हूं ना, चाहे उसको छोटा छोटा करके साथ में लिख लेना, हर एक पॉइंटर के साथ जो आपको रटना है। जब आपको वो पॉइंट सामने आएगा तो स्टोरी खुद ब खुद याद आती है क्योंकि आपका जो न्यूरोलॉजिकल दिमाग है वो इसी हिसाब से काम करता है। न्यूरॉन्स की जो कनेक्शन है वो इस हिसाब से बनते हैं। अगर आपको बात समझ में आई वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो जितना बताया सिर्फ उतना अगर लेना, उससे आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है। सो द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू एंड फर्दर वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। तो ये सारे वही मुद्दे चल रहे हैं। पहली ट्रीटी हुई, ट्रीटी बिटवीन द रघुनाथ राव एंड द बॉम्बे का गवर्नर, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। उसी के साथ इन्होंने किया कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट के अफेयर के अंदर नहीं जाएंगे, हम उससे बाहर रहेंगे। पर ये सिर्फ कहने की बात थी, विद दैट टाइम वो और ज्यादा वॉर्स के अंदर अपने आप को डालेंगे और ज्यादा इसमें इंटरफेयर करेंगे। तो अगर आपको ये पूरी कहानी याद रह जाएगी तो आपको ये तीनों पॉइंट जो हैं वो खुद ब खुद अपने आप से याद रह जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा 1784 का एक्ट पूरा। सो सिग्निफिकेंस की बात करें, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द कंट्री अफेयर, ये सारा हो गया। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारा टोटल। अब अगर किसको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी। नहीं नहीं ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर हम दो एक्ट्स को कवर कर चुके हैं। आज ना मेरा थोड़ा गला खराब है तो उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत है, एक दो दिन में ठीक हो जाए। तो 1773 हमने कर लिया और 1784 हमने कर लिया, दो एक्ट किए हैं। देखो आज का लेक्चर ना ओवरऑल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अब मैं ये भी कर सकता हूं कि जल्दी जल्दी से कोर्स करवाने के लिए जल्दी जल्दी से आपको लगे कि 2 घंटे में सारे एक्ट्स करवा दिए, तो हर एक प्रोविजन को सीधा एक एक करके बता दूंगा, पर उससे आपका फायदा नहीं होगा। काफी बच्चों के उस तरह के कमेंट है कि जल्दी होना चाहिए यहाँ। पर देखो जो चीजें जल्दी करवाने वाली हैं वो मैं आपको जल्दी करवा दूंगा, जहां पर आपको रट्टा मारना है वो भी आपको साफ बता दूंगा कि यहां पर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। पर ये समझो कि अगर आपको चीजें समझ आ जाएंगी ना, तो जो आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन होनी है वो काफी कम हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा जनरेट होगा और कॉन्फिडेंस से ही आपका पेपर निकलेगा। जहां यहां यहां जो जितने भी स्टार पॉइंट्स हैं बस उसको नोट डाउन कर लेना, टोटल से आधे पेज के आपके पॉइंट जो नोट्स हैं वो बनेंगे। तो अब इसके बाद ना एक अलग से एक एक्ट आएगा, एक्ट ऑफ 1786। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, अब ये समझो कि इस टाइम तक आते आते कमर्शियल अफेयर को और पॉलिटिकल अफेयर को अलग कर दिया गया है। तो अब एक बंदा है जिसका नाम है कॉर्नवालिस, अब उसको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजना है। तो उसने पहले एक शर्त रखी कि अगर मैंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनना है तो मेरे को कमांडर इन चीफ की वॉर अगर मेरे को डिक्लेयर करना है तो उसकी पावर भी मेरे को खुद से चाहिए, मेरे को किसी से अथॉरिटी ना लेनी पड़े। क्योंकि उस टाइम तक क्या था, कमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर को क्योंकि अलग अलग कर दिया गया था, इसी वजह से जो गवर्नर जनरल को अथॉरिटी लेनी पड़ती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अगर कि उसको वॉर को डिक्लेयर करना है। पर कॉर्नवालिस थोड़ा इगोइस्टिक था, उसको था कि मेरा जो स्टेचर है वो बहुत बड़ा है तो मेरे को किसी से परमिशन नहीं लेनी। इसी वजह से उसकी वजह से ये एक्ट ऑफ 1876 आएगा, जहां पर गवर्नर जनरल की जो पावर्स है उसको इकट्ठा किया जाएगा कि अगर वो कमांडर इन चीफ की जो उपाधि है वो भी गवर्नर जनरल को साथ में दे दी जाएगी। सिर्फ इतना याद रखना है, इन 1786 पिट्स moved this bill in order to make Cornwallis accept the governor generalship of India। जहां पर बेसिक गवर्नर जनरलशिप ऑफ इंडिया का मतलब है गवर्नर जनरलशिप ऑफ बंगाल। कॉर्नवालिस वांटेड टू एज्यूम द पावर ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ, ये मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूं। दिस एक्ट ज्वाइंट बोथ द ऑफिसेज ऑफ गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ इन द सेम पर्सन। द गवर्नर जनरल वाज फर्दर एम्पावर्ड एंड अलाउड टू ओवरराइड द मेजॉरिटी ऑफ हिज काउंसिल इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस एंड ऑन हिज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ 1786 के साथ इतना लिख लेना कि हाँ, गवर्नर जनरल के पास दूसरी जो पावर है कमांडर इन चीफ की वॉर को डिक्लेयर करने की वो भी दे दी गई। सिर्फ आपको इतना ही पॉइंट याद होना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस डन है इतना। सो नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखो यहां पर ना, जैसे काफी बच्चों का है कि किससे परमिशन लेनी है क्या वगैरह वगैरह, तो उतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो वहां पर नेटिग्रिटीज बहुत है कि वॉर किस लेवल का डिक्लेयर करना है तो उसमें किस तरह की परमिशन चाहिए, अगर सिंपल कोई बैटल लड़ना है तो उसमें परमिशन लेने की जरूरत है वगैरह वगैरह। तो जितना मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ उतना नोट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना तो उससे आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले के टाइम में 1786 से पहले गवर्नर जनरल के पास जो वॉर डिक्लेयर करने की अनुमति नहीं थी,
जब हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। तो जो पॉलिटिकल पावर वहां पर बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उनके पास वो सारा कुछ था। पर 1786 में वही कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास वो पावर होनी चाहिए। तो उसके पास कमांडर इन चीफ की भी जो पूरी पावर्स हैं वो दे दी गई। सिर्फ इतना याद रख लो, कई बार ना देखो, क्योंकि ये पेपर ना बहुत फैक्चुअल है, तो उसमें किस तरह से चीजों को रटना है, जब आप बहुत डिग डाउन करने लग जाएंगे ना तो वहां पर फंसने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस के अंदर आपने ज्यादातर वो क्वेश्चन ज्यादा गलत किए होंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। जब आप बहुत ज्यादा फैक्ट से हटते हुए अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे, तो हिस्ट्री में भी काफी बार वो होता है। अगर तो आप फाउंडेशन बैच में होते तो मैं आपको हर एक चीज, हर एक एक्ट को 1 घंटे के लिए समझा देता, उसके हर एक की हिस्ट्री, हर एक सारा कुछ। पर क्योंकि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है और काफी कम टाइम है, तो उस वजह से जहां जहां जो जो बता रहा हूं सिर्फ उतना याद रख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं आपको करवा रहा हूं ये जो सारी इंफॉर्मेशन है अगले 3 से 4 साल के लिए रेलिवेंट है। अगर ये सारा कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर उसके बाद अंदर जाने की जरूरत है, उसके पहले नहीं है। तो उसके बाद हम अगला करते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1773। अब देखो, जब भी मैं चार्टर एक्ट की बात करूंगा, पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए, कि उसकी पावर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास पहले है रेगुलेटिंग एक्ट। पर अब आप देखोगे कि टर्मिनोलॉजी चेंज है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो वहां पर क्या है कि 1600s के अंदर इस कंपनी को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला था कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ आपको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, आपकी मोनोपोली है, कि सिर्फ आप ही इकलौती कंपनी है जो कि ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर जाके ट्रेड कर सकती है, और कोई कंपनी नहीं करेगी ब्रिटेन सरकार के थ्रू, ऑफिशियल कंपनी, पब्लिक कंपनी। उसी वजह से मैंने आपको सारी शेयर होल्डिंग की कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, अब इसको कटेल करने की कोशिश की जाएगी। अब आप ये समझो कि इस टाइम तक कंपनी पॉलिटिकल पावर को एक्वायर कर चुकी है। जो एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो फ्रेंच वॉर है, वो होने शुरू हो गए हैं, एंग्लो मैसूर वॉर हो रहे हैं। तो अब ये बहुत क्लियरली दिखने लग गया है कि विद द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी और पूरे इंडिया के अंदर अपना कब्जा कर लेगी। तो अब से एक प्रोसेस शुरू होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जो कि फोर फ्रंट के ऊपर थी उसको पीछे करना, उसकी पावर्स को, उसकी प्रिविलेजेस को कटेल करते करते आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जब कंपनी को कह दिया जाएगा कि आप अपना बोरिया बिस्तरा बंद करो और इंडिया से बाहर चले जाओ। अब जो इंडिया का पूरा दारोमदार है वो किसके हाथ में है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर। पहले वो कंपनी के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे और फिर 1853 में अल्टीमेटली जाके वो डायरेक्ट कंट्रोल करने लग जाएंगे। पर अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये शुरू होगा हमारे पास 1793 के साथ, और इस ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम इनडायरेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल विल कम टू एन एंड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जब कंपनी को कहा जाएगा कि अब खत्म करो। यहां से इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से आप देखोगे कि कंपनी के ऊपर शिकंजा जो कसना है वो शुरू हो जाएगा, और एक एक करके उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रिविलेजेस हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो 18वीं सदी का लास्ट है, 18वीं सदी 1700 से लेकर 1799 तक, तो 18वीं सदी के लास्ट में जाके जो चार्टर एक्ट पहला आएगा और वहां पर कंपनी की पावर्स को कम करने की शुरुआत होगी। जहां जहां मैं कहूंगा कि आपको इस सदी का रेफरेंस देते हुए कि ये सदी आ रही है, तो उसका बेसिक कारण क्या है कि आपको चीजें याद रहे। अब से आपको याद रहेगा कि पहली बार शिकंजा कसना कब शुरू हुआ? 18वीं सदी के लास्ट में। 18वीं सदी में कौन सा लास्ट है? 1793 का चार्टर एक्ट। सो इट विल एक्सटेंड द कंपनीज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, जो मैं अभी आपको सारा समझा के आया हूं, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो इनको कहा गया कि आपके पास अब 20 साल का ये जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि सिर्फ आप ही एज अ कंपनी जाके ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं अगले 20 साल के लिए। तो आप देखेंगे जो अगला चार्टर एक्ट आएगा वो आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। वहां पर दोबारा से 20 साल के लिए इस प्रिविलेज को एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसका अगला जो चार्टर आएगा वो है 1833, और वहां पर आप जाके देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पावर्स को कम किया जाएगा। फिर उसके 20 साल के बाद 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर ये सारी कंपनी ही खत्म कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से कंपनी का ट्रांजिशन होगा। सो दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस
based upon written laws in the British and in place of personal rules of past rulers। अभी तक इंडिया में क्या चल रहा था कि अगर मान लो कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, तो जो कस्टम्स है, जो कन्वेंशन है, हर एक जगह की अपनी कस्टम एंड कन्वेंशन है, कोई रिटन लॉस तो नहीं है, क्योंकि मुगल इंडिया अपने हिसाब से काम कर रहा था। तो यहां पर इन्होंने समझा कि हमारे को अब रिटन लॉस चाहिए कि अगर हमारे को इफेक्टिवली इंडिया को गवर्न करना है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हटाने के लिए तो एक प्रोसेस शुरू किया गया कि रिटन लॉस लिखने शुरू हुए। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्यूचर बट टू बी पेड सैलरीज आउट ऑफ द स्टेट एक्सेचर बोथ आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। तो सिर्फ यहां से ऑल दो ये पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर फिर भी इसको लिख लेना कि किस एक्ट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि अब से जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जो सैलरी है वो इंडिया के एक्सेचर के अंदर, इंडिया के खजाने से ही आएगी। तो वो है 18वीं सदी के लास्ट में, जब कंपनी को पीछे करने का प्रोसेस शुरू हुआ और ब्रिटेन की पार्लियामेंट को आगे करने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो यहां पर जो पैसा है वो भी कहां से आएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो पूरा सिस्टम है वो यहां से शुरू होगा। और विद द टाइम जैसे दादा भाई नरोजी, आरसी दत्त वगैरह अपनी किताबें लिखने लगेंगे, और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, विद द टाइम मैं आपको करवा भी दूंगा। यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 20 साल के लिए कंपनी के चार्टर को एक्सटेंड किया जाएगा, और कंपनी का जो अब पैसा है ऑफिशियल्स का वो कहां से आएगा, वो आएगा स्टेट एक्सेचर से। तो यहां पर हमने जो 18वीं सदी में हमारे पास 3 एक्ट्स आए हैं, 1773, 1784, 1786 एंड 1793। इसमें सारे पॉइंट जितने भी हैं, अलॉन्ग विद स्टोरी, अलॉन्ग विद फाउंडेशन, अलॉन्ग विद फ्लो एंड कंटिन्यूटी, हर एक चीज रटी है। हर एक में जैसे 1773 का सबसे इंपॉर्टेंट है, उस अगले में सिर्फ दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो रट लेना, आपका क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होगा। पेपर में गलती क्यों होती है, क्योंकि मान लो 1813 को किस तरह से याद रखना है, 1833 को किस तरह से याद रखना है, वहां पर दिक्कत आएगी। पर उसके लिए मैं आपको रेलेवेंट कहानी सुना दूंगा। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। आप सबको क्या कहते हैं, जो पीपीटी है वो अपलोड हो चुकी है। प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपके जो पोर्टल के अंदर जो पीपीटी है वो अपलोडेड है, तो साथ में खोल लेना। पीपीटी हमेशा हर एक लेक्चर के पहले अपलोड हो जाती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आगे शुरू करते हैं। नाउ अब होगी 19वीं सदी की शुरुआत। 19वीं सदी की शुरुआत में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो दुनिया ने विटनेस किया, जिसने दुनिया को बदला, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो इफेक्ट है वो हमारे को इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर भी आपको इसको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको पहली बार देखने को मिलेगी। वो आपको किस तरह से याद रखनी है कि जब 19वीं सदी की शुरुआत होगी तो वहां पर आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नई नई होंगी। तो एक बार आइए देखते हैं, आपको बहुत आसानी से चीजें याद भी हो जाएगी। So before this act, there were elaborate discussions on the continuation of commercial privilege enjoyed by the company। और ये क्यों है कि कमर्शियली उसको पीछे क्यों करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आ चुका है, और कंपनी को एज अ इंटरमीडियरी हटाते हुए अब कंपनी को एज अ कॉलोनी की तरह इंडिया को एज अ कॉलोनी की तरह बनाना है, क्योंकि इंडिया से आएगा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके अलावा अगर हम बात करें बाय 1813 क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं,
एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाएंगे, टीपू सुल्तान वगैरह उन सबका देहांत हो जाएगा, हैदर अली का देहांत होगा, और उसके बाद जो पूरी मैसूर की टेरिटरी है वो अनेक्स कर ली जाएगी। मराठाओं के साथ भी जो लड़ाई चलती होगी वो भी खत्म हो जाएगी, पूरा मराठा एम्पायर भी अनेक्स कर लिया जाएगा। एंड सिर्फ एक या दो गिने चुने एम्पायर बच जाएंगे, जैसे कि पंजाब का एम्पायर, वो जो कि अल्टीमेटली 1849 के अंदर जाके अनेक्स होगा। पंजाब विल बी द लास्ट एम्पायर जो कि अनेक्स किया जाएगा। तो यहां पर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, हर एक जो टेरिटरी है वो अनेक्स कर ली गई है। तो कंपनी के भेस में जो ब्रिटेन ने चाल चली थी कि हम तो आपके ऊपर राज नहीं करना चाहते, सिर्फ एक कंपनी आई है जो कि ट्रेड करना चाहती है, तो उस ट्रेड के बहरूपिये में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पूरा शिकंजा कसा था इंडिया के ऊपर, अब वो जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू पूरा हो चुका है। मोर और लेस आपने मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो टेरिटरी है उसको हड़प लिया है, वो अपने अंडर एक्वायर कर लिया है। तो कंपनी की बहुत ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। इसी के चलते वो ये भी नहीं कर सकते कि एकदम से पूरी कंपनी को बंद कर देंगे, तो लोगों को लगेगा, बाकी देशों को भी लगेगा कि ये गलत हो रहा है, वो भी अपना जो हक है वो इंडिया के ऊपर जमाने आ जाएंगे। तो उसी के चलते आप देखेंगे कि फेजेस में कंपनी को बाहर किया जाएगा। पहले हमने देखा 1793 में कि 20 साल के लिए जो कंपनी की प्रिविलेज है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब फिर दोबारा से इनको 20 साल का जो एक प्रिविलेज है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली 1833 में जाके उसको खत्म करने की बात होगी। By 1813, the company's territories in India had greatly expanded and it was considered nearly impossible for the company, यहां पर impossible आएगा, to function both as commercial as well as political entity, कि वो दोनों काम नहीं कर सकती, तो अब उसको फेज आउट करना पड़ेगा। In the above context, the demand for ending the company's trade monopoly had grown much louder, कि अब कंपनी को रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि उसके पास मोनोपोली हो, क्योंकि पूरा इंडिया ही एक्वायर कर लिया। अब सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है, तो कंपनी के पास मोनोपोली देने का फायदा ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जहां का देश है वहां के अब हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि किसको ट्रेडिंग प्रिविलेज देनी है और किसको नहीं देनी। सो नाउ मेन प्रोविजन, दिस एक्ट ऑफ 1813 विल एक्सटेंड द प्रिविलेज फॉर द नेक्स्ट 20 years बट विल एंड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, 1793 में 20 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था मोनोपोली को, एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज को। अब 1813 में 19वीं सदी की शुरुआत में इस एक्सक्लूसिवनेस को, इस मोनोपोली को खत्म कर दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, पर आपके पास मोनोपोली नहीं है, आपके पास एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। अगर और किसी कंपनी ने जाके वहां पर ट्रेड करना है तो वो कर सकती है। उसके पीछे बेसिक कारण क्या था, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पर इनको कहा गया अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 20 साल के लिए और करिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। अब क्यों उनको हर एक चीज सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स की, और उसमें जो ज्यादातर बंदे हैं वो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के एमपीज। तो जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1793 में मोनोपोली और एक्सक्लूसिवनेस को उसको रिटेन किया गया, 20 साल के लिए दिया गया। अब 1813 में इस मोनोपोली को खत्म किया जाएगा, एक्सक्लूसिवनेस को खत्म किया जाएगा, पर वो ट्रेड अभी भी कर सकते हैं 20 साल के लिए। सिर्फ इतना ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, वेरिएंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पर दो चीजों में, सिर्फ दो चीजों में मोनोपोली छोड़ दी गई थी कि इसके अंदर, इन दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अभी भी आपके पास मोनोपोली है। सबसे पहले है चाय, जो आप रोज पीते हैं। अगर चाय की बात करें तो वो चाइना से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। चाय का पौधा इंडिया के अंदर असम की साइड के ऊपर सबसे पहली बार किया गया था। तो उनको कहा गया कि अगर आपने बाकी चीजों के अंदर ट्रेड करनी है तो एज अ नॉर्मल कंपनी आप ट्रेड करेंगे जैसे बाकी कंपनीज कर रही हैं, तो आपके पास कंपटीशन होगा। पर चाय के अंदर आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, यू विल हैव द मोनोपोली टू ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे कुछ को याद रखने का आसान तरीका क्या है कि 19वीं सदी की शुरुआत है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, जिस वजह से वेरियस चेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं। सो इन दिस वे इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये खुद ब खुद साथ में समझ आ जाएगा।
तो यहां तक सबको क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो द एक्ट explicitly declared the sovereignty of the crown over the territories acquired by the company। ये बेसिक है कि अब वो प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर भी करने लग गए हैं। और इसको आपको किस तरह से याद रखना है कि 19वीं सदी की शुरुआत में, बाय द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, द ब्रिटेन पार्लियामेंट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड द सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन, कि इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज हैं, वी आर द ओवरहेड ऑफ दैट। ठीक है। The constitution position of the British territories in India were thus explicitly defined for the first time। Although पहले भी इनफेक्टिव कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटेन की पार्लियामेंट का ही था, ब्रिटिश क्राउन का ही था, पर अब ये लिखती रूप में एक्सप्लिसिटली पहली बार डिक्लेयर किया गया है। कल को क्वेश्चन आ जाए और आपको याद ना आए कि किसमें है, तो सिर्फ इतना याद रखना कि पहली बार कब लिखा गया है कि इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज है वो ब्रिटेन की क्राउन की हैं, तो वो होगा 19वीं सदी की शुरुआत में, जहां पर सबसे पहली बार एक्ट आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जिन पॉइंट्स को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपको रट जाए, आपको याद हो जाए। तो ये मत समझना कि सर इतना फालतू टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये समझो कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ये समझ आ जाता है कि क्या बच्चे चीजें भूलेंगे। ऑल्दो अभी समझने के लिए हर एक पॉइंट बहुत ईजी है, बेसिक इंग्लिश है जो आप हर एक को आती है, पर टीचर का काम यही होता है कि आपको ये याद करवाना कि इन चीजों को समझना कैसे, याद किस तरह से रखना है और कहां कहां आप गलतियां करेंगे। कभी भी अपनी ईगो को अपनी पढ़ाई के अंदर मत लेके आना, तो उससे आपका जो जर्नी है वो बहुत लंबी हो जाएगी। सक्सेस जितना जल्दी आप लेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर, वही आपका फायदा। सो यहां पर इसी एक्ट के अंदर 19वीं सदी की शुरुआत में, अब क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ब्रिटेन की सॉवरेनिटी है पूरे इंडिया की टेरिटरीज के ऊपर, तो अब देखोगे कि अगर किसी देश को कंट्रोल करना है, अगर किसी देश को गुलाम बनाना है, तो उसमें जो इफेक्टिव चीजें हैं वो कौन कौन सी होती है किसी देश को गुलाम बनाने के लिए? वो है सबसे पहले उस देश का एजुकेशन। एक सेकंड, मैं वो टिक टक बंद करवा दूं, रुक जाओ। सौरभ सर, वो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं टक टक। तो देखो, अगर किसी भी देश को गुलाम बनाना होता है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको गुलाम बनाने में सहायता करेंगी। सबसे पहले एजुकेशन और दूसरे नंबर के ऊपर होता है रिलीजन। अगर आप किसी देश का एजुकेशन सिस्टम बदल दोगे, अपने हिसाब से अलाइन कर दोगे, और किसी देश का रिलीजन ही बदल दोगे, क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा कि ज्यादातर बंदे सोच से परे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से परे चलते हैं रिलीजन से, क्योंकि हम अंदर से बहुत ही रिलीजियस लोग हैं। तो अंग्रेजों ने भी ये समझा कि इन दो चीजों के ऊपर हमारे को काम करना पड़ेगा अगर इंडिया को एज अ कॉलोनी की तरफ बहुत लंबे टाइम तक रखना है। तो यहां पर आप याद क्या रखोगे कि 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इन दो चीजों के ऊपर काम किया कि किस तरह से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और रिलीजन को बदला जाए। तो रिलीजन को बदलने के लिए क्या आएंगे? मिशनरीज आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, ताकि यहां पर आके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, उनको अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में समझाया जाए, ताकि उनको लगने लग जाए कि बाहर से जो लोग आए हैं वो काफी अच्छे हैं, हमारे फायदे के लिए आए हैं और हमारे बेटरमेंट के लिए आए हैं। सो इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 the Christian missionaries were allowed to go to India and allowed them to settle under a license। और ये पॉइंट किस तरह से याद रखोगे जो अभी मैंने आपको सारी कहानी सुनाई। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एथलेटिकल सेटलमेंट इन इंडिया। तो ये पॉइंट एक सिर्फ इकलौता ध्यान पे रख लेना, जहां जहां स्टार मार्क करूंगा वो पॉइंट जरूरी है। सो उसके साथ मैंने आपको बता दिया, पहला मुद्दा है देश को गुलाम बनाना है तो रिलीजन, और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन रह गया, तो इसी के अंदर इट प्रोवाइडेड अ ईयरली फंड ऑफ ₹1 लाख फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड साइंसेज अमंग इंडियन सब्जेक्ट्स। पर ये मुद्दा अड़ जाएगा यहां पर, उसके ऊपर क्या कारण होगा? द क्वेश्चन विल बी अपॉन कि किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, वेदर इट विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज और वेदर इट विल बी इन द वर्नेकुलर्स, कि क्या हमारे को इंग्लिश भाषा में लिटरेचर को प्रमोट करना है, साइंसेस को प्रमोट करना है, या फिर वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में करना है।
कि जो जहां की भाषा है उसी हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही गिने चुने, हाथ पे गिन सकते थे आप लोग जिनको आती थी। तो इसी वजह से ये जो मुद्दा है 1833 तक रिजॉल्व नहीं होगा। फिर अल्टीमेटली मैकॉलिस मिनट आएगा इन द ईयर ऑफ 1835, जहां पर यह कहा जाएगा कि हम किस तरह से इस 1 लाख रुपए को रिजॉल्व करेंगे। पर इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर आप याद रखेंगे कि रिलीजन के ऊपर बात हुई थी और एजुकेशन के ऊपर बात हुई थी, उस हिसाब से इंडिया को चेंज करने की कोशिश की गई थी। अगर पूरी कहानी याद रखेंगे तो उससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा, फिर पेपर के अंदर आप क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जब बहुत प्रेशर के अंदर आप जाएंगे पेपर के अंदर तो आपको ये कहानियां याद आएंगी, उससे फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। तो ये पूरे 4 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से ना आपको नोट्स बनाने हैं, ये मैंने यहां पर इसलिए बनवाया हुआ है, और तो ये तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ आपको लिखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 किस किस चीज में है, मोनोपोली गॉन एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये आपको समझ में आ गया। प्रोमोट एजुकेशन लोकल बॉडीज, ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ एजुकेशन एंड रिलीजन लिख लेना। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड, लीज लाइफ ऑफ 20 मोर ईयर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज थ्रॉन्ग इंडिया। तो इस हिसाब से बहुत छोटे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उससे आपको पूरी कहानी शुरू याद आ जाएगी। और इस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सिर्फ इतना। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो 1813 में मैंने आपको बताया कि मोनोपोली को खत्म कर दिया गया है एक्सेप्ट इन टी एंड चाइना। अब इसी के आगे कंटिन्यूशन करते हुए अब शिकंजे को और कसा जाएगा और 1813 की प्रोविजन जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाई जाएंगी 20 साल के बाद। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। So this is a period of industrial revolution and the Englishmen were looking for new export markets. In 1830 the Whigs, जो कि बाद में लिबरल पार्टी के नाम से आएंगे, ये कहेंगे जब इनकी सरकार आएगी so they will be more inclined to resolve through reforms in India। जहां जहां हम लिबरल पार्टी की बात करेंगे, इंग्लैंड के अंदर उस टाइम के अंदर 2 पार्टीज हैं, एक तो है लिबरल्स और दूसरी है ऑर्थोडॉक्स की। ऑर्थोडॉक्स अपने तरीके से इंडिया को चलाना चाहेंगे और जो लिबरल्स हैं वो अपने तरीके से चलाना चाहेंगे। जो लिबरल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखेंगे जब जब तख्ता पलट होगा ब्रिटेन की सरकार का इंग्लैंड के अंदर, तब तक हमारे इंडिया में भी उसके चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यही एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जब 1845 में जब आपने देखा होगा कि पहले अगस्त कॉफर आए, क्रिप्स मिशन आए वगैरह वगैरह, बहुत लंबे टाइम तक वो मान ही नहीं रहे थे कि हम डोमिनियन स्टेटस से ज्यादा कुछ आपको देंगे। फिर अल्टीमेटली जब लिबरल पार्टी आएगी विंस्टन चर्चिल पार्टी की हारने के बाद, तो 1846 में जाके वो अल्टीमेटली मानेंगे कि हम आपको आजादी दे देते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर आपको एक ये चीज याद रखनी है कि 1833 में फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये पूरा सिलसिला है, क्योंकि अब हमने पहली बार देखा था 1813 में कि अब कंपनी को पीछे करने की बात है, और 1833 में अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को आगे लेके आया जाएगा। और इसी सरकार के अंदर अब लिबरल पार्टी बैठी है तो उसमें रिफॉर्म्स भी आएंगे। सो 2 liberals, Macaulay and James Mill, had a visible impact on the Charter Act of 1833. Macaulay was the secretary of the Board of Control। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, यहां से आपको कुछ भी याद नहीं रखना। जेम्स मिल वॉज अ रेनाउंड हिस्टोरियन एंड वर्कड एज अ एग्जामिनर ऑफ इंडियन करेस्पॉन्डेंस। ये बेसिक आपको नहीं रखना। तो इस टाइम के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंग्लैंड के अंदर होगी वो क्या है, स्लेवरी हैड बीन एबॉलिश्ड ऑल ओवर द ब्रिटेन। और इसी के चलते आप देखोगे कि 1833 में गवर्नर जनरल को खास इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि स्लेवरी का काम भी आपको इंडिया के अंदर रोकना है। उसके पीछे बेसिक कारण क्या है कि लिबरल पार्टी आ चुकी है, वो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कंटेक्स्ट बिठा रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1833 में क्या क्या हुआ। अब 1813 में जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। पर मोनोपोली को 2 चीजों में रख दिया गया था, मोनोपोली इन टी एंड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। अब ये जो 2 मोनोपोलीज छोड़ दी गई थी इनको भी बिल्कुल से खत्म कर दिया जाएगा। तो टोटली जो मोनोपोली खत्म होगी वो होगी 1833 में।
So the company's exclusive trade privilege were ended and the company was asked to wind up its commercial business as soon as possible. तो यहां पर ये जो ASAP लिखा हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि 1833 में ही कंपनी अपनी बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाएगी। कंपनी बोरिया बिस्तरा बांधेगी इससे 20 साल के बाद 1853 में। पर यहां पर उनको सिर्फ कहा गया है कि आप अपने कमर्शियल, ये ध्यान में रखना कि यहां पर कमर्शियल प्रिविलेजेस की बात की गई है कि आप अपने कमर्शियल काम को बंद करते हुए इंडिया से चले जाइए। प्लीज नोट दिस डाउन, ठीक है। सो जो कमर्शियल पूरा वेंचर है, कमर्शियल किसके हाथ में था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से वेले हो जाएंगे सारे, और जो पॉलिटिकल पावर है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। इसकी जो प्रोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाउ बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। ये आपको याद कुछ नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपनी की एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज 100% कब खत्म होगी? 1833 के अंदर। सो द एक्ट डिक्लेयर्ड द कंप्लीट पावर ऑफ द ब्रिटेन पार्लियामेंट ओवर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो सबसे पहली बार डिक्लेयर कब किया गया था कि जितने भी इंडिया के अंदर टेरिटरीज हैं वो हमारी हैं? 1793 में। और कब पहली बार ये डिक्लेयर किया जाएगा कि पूरी की पूरी जो पावर है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऊपर ब्रिटेन की सरकार की है? 1833 में। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, इसको रट्टा मार लेना कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल के ऊपर कब ये डिक्लेयर किया गया था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कंप्लीट कंट्रोल है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो उसी के साथ साथ अब देखो 1813 में हमने मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि आप आइए इंडिया में आके धर्म को प्रोपोगेट कीजिए, और उसी के साथ साथ एजुकेशन के ऊपर भी हमने जो काम है वो शुरू किया था। अब पूरा जो सिलसिला है वो क्लियर हो चुका है कि विद द टाइम हमारे को इंडिया को एज अ कॉलोनी की तरह एस्टेब्लिश करना है, और ये भी ना लगे कि हमने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि 1833 में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन निकाला कि अगर किसी भी यूरोपियन को इंडिया के अंदर आके रहना है तो उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि पूरा देश हमारे हाथ में है, तो किसको लेके आना है किसको बाहर रखना है वो हम कर सकते हैं। पर फॉर्मली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी अगर यूरोपियन यहां पर आके रहना चाहता है, अपना यहां पर घर बसाना चाहता है, तो वो आ सकता है, ताकि कल को कोई उठ के चैलेंज ना कर सके यूरोप में से। उस टाइम के अंदर आप देखोगे कि ब्रिटेन इतनी बड़ी पावर भी नहीं थी कि अगर कल को उसको लड़ना पड़े तो वो जीत जाएंगे। आज के टाइम का हिसाब नहीं है। तो उस टाइम के अंदर क्योंकि आपको फॉर्मली अपनी पावर को डिक्लेयर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने उसके लिए काम किया। सो ऑल रिस्ट्रिक्शंस टू इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया एंड द एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय देम वाज कंप्लीटली रिमूव्ड, क्योंकि इनफॉर्मली उनके हाथ में ही है सारा कुछ, तो वो नहीं देंगे, पर फॉर्मली उन्होंने ये चीज डिक्लेयर की। Hence the act lifted the legal barrier of the colonization of India by Europeans। और यूरोपियंस में हम सिर्फ एक ही पावर की बात कर रहे हैं जो कि ब्रिटेन की, क्योंकि उनको पता था कि हमारे हाथ में ये सारा आएगा। कि अभी के लिए हमने सबको इनवाइट किया है कि जिस भी बंदे में दम है वो आके इंडिया में रहे, अपना काम करे, पर अल्टीमेटली क्योंकि सारा कुछ हमारे हाथ में है, सारी टेरिटरीज हमारी हैं, तो हमारा ही होगा सारा कुछ, ताकि कल को कुछ भी चैलेंज ना हो। उस वजह से ये सारा जो चीज है वो करी गई थी। तो 1833 इस वजह से आपने ध्यान में रखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के चलते एन इंडियन लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। अब ये समझो कि अगर किसी देश के अंदर आपने काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन रखनी है, तो वहां पर बेसिक क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक तो कुछ है नहीं। अभी तक तो जो पुराने कस्टम्स हैं, जो कन्वेंशन हैं, जो पुराने राजाओं ने यहाँ सभ्यता चलती आ रही है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। पर अब अंग्रेज उस चीज को नहीं समझते, और उसी के साथ साथ उनको क्लियर हो चुका है कि हमने इंडिया को एज अ कॉलोनी बनाना है, तो अब चाहिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके लिए क्या चाहिए? लॉज। अब लॉज जो आप आज के टाइम में देखते हैं, CRPC, तो ये सारा कुछ इसी टाइम के ऊपर लिखा गया था in the Charter Act of 1833. So an Indian Law Commission was appointed for the codification of existing laws, and IPC and Code of Civil and Criminal Procedure were enacted by these efforts. तो इतना याद रख लेना, Indian Law Commission was appointed for the first time.
So the act enlarged the एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय एडिशन ऑफ फोर्थ मेंबर। अब ये समझो 1773 में गवर्नर जनरल एक बंदा था जिसके पास उसके 4 बंदे थे। अब यहां पर खामी आई तो 1784 में यहां पर उसके साथ एक बंदा यहां पर कम करते हुए 3 बंदे कर दिए गए थे उसके गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर। अब दोबारा से चौथे मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो कब है 1833 के अंदर। और ये चौथा बंदा कौन होगा, जो हमने इंडियन लॉ काउंसिल बनाई है उसके अंदर, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर होना चाहिए। सो अ लॉ मेंबर, अ ब्रिटिश बैरिस्टर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड हिज वर्क वाज फुली लेजिस्लेटिव। तो आप देखोगे कि उसके पास कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, उसको बहुत ही कम पावर्स देते हुए पर फिर भी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रखा गया है। चौथा बंदा कौन है, लॉ मेंबर। तो ये उसके पूरा एक वेरिएशन है, पूरी क्रोनोलॉजी है कि किस हिसाब से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल चल रही है 1773, 1784 एंड देन 1833। सो ही हैड नो वोट। मैंने आपको बताया कि उसको बहुत ही मिनिमल पावर्स दी गई हैं, तो उसके पास कोई भी वोट नहीं है काउंसिल के अंदर करने के लिए। एंड ही कुड अटेंड मीटिंग्स ओनली थ्रू इन्विटेशन, वो खुद से नहीं कर सकता। एंड कौन सा पहला चौथा लॉ मेंबर बैठेगा यहां पर आके, जो कि इंडियन बैरिस्टर है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, मैकॉली विल बिकम द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द लॉ कमीशन, जो कि सारे सीपीसी, जो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लिखेगा, कोड ऑफ पिनल कोड लिखेगा, तो वो सारा कुछ कब किसके थ्रू होगा, मैकॉली के द्वारा। और फिर 1835 में ही जो मैकॉली है उसका मिनट आएगा, जो ये डिसाइड करेगा जो हमने 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात की है वो किस तरह से काम में हम लेके आएंगे। तो ये सारा कुछ है। तो ये चौथा मेंबर की तरह याद रखना, उसके बाद आपको ये पूरी कहानी खुद ब खुद याद आ जाएगी। ये कुछ और प्रोविजंस है पर वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बार के लिए सुन लो। इट प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि अब अगर मान लो पूरे देश को गुलाम बनाना है तो काम करने वाले बंदे भी होने चाहिए। अब आप इंग्लैंड से हर एक बंदे को लेके नहीं आ सकते कि आप आके क्लरिकल पोजीशन पे भी बैठ जाइए। आप ऑफिसर्स को लेके आ सकते हैं पर क्लर्क्स को लेके नहीं आ सकते। तो उसी के चलते उन्होंने कहा कि हम किस तरह से एजुकेशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे इंडियंस को, उसके लिए भी काम करेंगे। और इसको उसके लिए एकमात्र जो क्राइटेरिया है वो है फिटनेस का। अब फिटनेस इन इटसेल्फ इज अ वेग क्राइटेरिया। आप किसी को फिट कह सकते हैं, किसको अनफिट कह सकते हैं। आप कहेंगे कि मेरी समझ के हिसाब से ये बंदा अनफिट है क्योंकि मेरे को उसमें उतनी बात नहीं लग रही, और इसी वजह से बहुत ही वेग क्राइटेरिया उन्होंने रखा। सो नो नेटिव शैल बाय रीजन ओनली ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ